हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। और हम कंटिन्यू करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हमारा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। और आज की हमारी इसकी सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि विभिन्न जो माध्यम होते हैं वो कौन कौन से हैं, और उस विभिन्न माध्यमों में हमने देखा था कि जो 4 माध्यम है आधुनिक लेखन के। सबसे पहले हमने प्रिंट मीडिया, जिसे हम मुद्रित माध्यम कहते हैं, हमने देखा। मुद्रित माध्यम की हमने विशेषताएं देखी बच्चों, और उसके बाद हमने इसकी जो कमियां हैं, इसकी सीमा है, उसको देखा। और इसके बाद इसको लिखने के लिए जो ध्यान में रखने योग्य बातें हमने देख ली थी। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड जो माध्यम है, दूसरा जो है लेखन, वो है रेडियो। और रेडियो लेखन के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, सारी चीज़ें हम आज में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं रेडियो से। रेडियो जो है ये एक श्रव्य माध्यम है, यानी जिसे हम केवल सुन सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि इसमें से बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी आएंगे, आपको ध्यान होगा। 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, एक लघुत्तरात्मक आएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आएंगे 2 एक। तो इसीलिए प्रश्न आपको समझना है, कहीं से भी बन सकता है, छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि रेडियो जो है वो किस प्रकार का माध्यम है। तो ये एक श्रव्य माध्यम है, यानी हम इसे सुन सकते हैं। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है ना, वन वे है, एक रेखीय है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का माध्यम है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रेडियो के लिए जो समाचार लेखन होता है उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से छोटा प्रश्न आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब क्या होता है कि जो रेडियो में समाचार वाचक जो होता है, वो समाचार वाचक जो प्रिंटिंग कॉपी होती है, उसके लिए टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए, उसको देख देख के पढ़ता है। तो उस टाइप की हुई कॉपी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो है कि साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। हाथ से लिखा हुआ नहीं काम आता है, क्योंकि वहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो फिर पूरे देश में जहाँ भी समाचार प्रसारित होते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें वहाँ तक जाएगी। तो इसलिए कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए और टाइप की हुई होनी चाहिए। समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, प्रसारण हेतु तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में, लाइनों का जो स्पेस होता है वो ट्रिपल स्पेस में तैयार किया जाता है ना, उसके बीच का स्पेस जो है वो। इसके बाद है, पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और प्रश्न के अंत में कोई पंक्ति अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मतलब जब लिखते लिखते जैसे ये पंक्ति यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जैसे मान लो लिखना है, जैसे राजकीय लिखना है तो राजकीय, तो ऐसे लिखा ना, तो राजकीय। तो आधा तो जैसे राज तो यहाँ लिख दिया, राज यहाँ लिख दिया, और उसके बाद जैसे किए यहाँ लिख दिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरा शब्द एक जगह लिखना चाहिए। अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो पूरा शब्द यहीं पर लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिखना होता है। इसके बाद जटिल और उच्चारण में कठिन शब्दों, संक्षिप्त अक्षर और अंक आदि इसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अखबारों की तरह 1% या डॉलर न लिख करके ऐसे प्रतिशत लिखा जाता है, 1 लिख के प्रतिशत या डॉलर ऐसे लिखेंगे ही लिखना चाहिए। वहां पे सिंबल बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां पे वाचक जो है वो अटक सकता है। अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का प्रयोग न किया जाए। लोकप्रिय संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। दशमलव को उसके नजदीक पूर्णांकों में लिखना अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, जो एक कॉपी टाइप करते समय, रेडियो वाचन के लिए जो समाचार की कॉपी टाइप की जाती है, उस समय इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग एक एक पॉइंट को याद कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, या फिर ये जो पीडीएफ की नोट्स हैं ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे टेलीविजन, जो हमारा तीसरा माध्यम है। आधुनिक माध्यमों में तीसरा माध्यम वो है टेलीविजन, जिसे हम संक्षिप्त में टीवी के नाम से जानते हैं, है ना, टीवी। तो इसकी विशेषताएं क्या है, ये कैसा माध्यम है, इसकी कमियां क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। टेलीविजन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। जैसे रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, वैसे ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है, क्योंकि हम इसमें चीजें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नेक्स्ट है, टीवी के लिए खबर लिखने की मूल शर्त दृश्य के साथ लेखन है। ये एक लाइन का प्रश्न बनता है, रिक्त स्थान का प्रश्न यहाँ से बनता है, एक लाइन का प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव का बन सकता है, अति लघुत्रात्मक बन सकता है। ध्यान रखना कि टेलीविजन में समाचार लिखने की मुख्य शर्त क्या है। मुख्य शर्त इसकी है दृश्य के साथ श्रव्य। मतलब जब हम सुनते हैं, जब समाचार बोला जाता है ना, उसके अनुरूप ही दृश्य आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समाचार कहीं का बोला जा रहा है और पिक्चर या वीडियो कहीं का दिखाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जो मूल शर्त है वो है दृश्य के साथ लेखन। नेक्स्ट, अब देखिए
टीवी में खबरों के विभिन्न चरण, ये 7 चरण जो होते हैं बच्चों टीवी में समाचारों के, ये सातों चरण याद रखना। क्रम से भी पूछा जा सकता है कि भाई टीवी में 7 चरण कौन कौन से होते हैं, या एक एक चरण से प्रश्न बन सकता है। लाइव किसे कहते हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, और भी इस प्रकार के सारे प्रश्न आप जो है वो बन सकते हैं। तो टेलीविजन में पहली बात तो खबर लिखने के कितने चरण होते हैं, ये प्रश्न यहीं से बन जाएगा। आप ध्यान रखना है कि उसमें 7 चरण होते हैं। उसके बाद फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, तो पहला तो ध्यान रखना फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देना। कई बार आपने देखा होगा कोई घटना होती है तो अचानक तुरंत टीवी के पर्दे पर आता है ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, तो वही ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है पर्दे पर, वही फ्लैश कहलाती है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता है कि बहुत कम से कम शब्दों में सूचना दे देना, ऐसी घटना हुई, ऐसी घटना हुई, ठीक है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। तो इसका फ्लैश का अर्थ क्या होता है कि कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देना खाली, बाकी वीडियो फुटेज बाद में दिखाए जाएंगे, फोटोज बाद में दिखाए जाएंगे, वो सारी चीजें बाद की है, तत्काल एक बार लोग दर्शकों तक सूचना पहुंचाए। उसके बाद होता है एक ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है बच्चों कि जब तक दृश्य नहीं आते तब तक एंकर खबर के बारे में रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना पहुंचाता है। अभी वीडियोज आने बाकी होते हैं, बस खाली लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है कि अभी अभी हमारे सूत्रों से तत्काल सूचना मिली है कि वहां पे एक ऐसी घटना घटी है। तो ये ड्राई एंकर है, खाली सूचना है, फोटोज नहीं है, पिक्चर नहीं है। एक होता है फोन इन। फोन इन में आपने देखा होगा जब वाचक या वाचिका जब समाचार पढ़ती है तो उसी दौरान कोई कहीं पर घटना घटित होती है तो उसी दौरान वहां पे वो कॉल से बात करते हैं उनके संवाददाता से कि भाई बताइए आप यहाँ पे जो आप वहां पे पहुंचे हो और ये क्या घटनाक्रम है, ताजा समाचार क्या है वहां का। तो एंकर जो होता है वो रिपोर्टर से बात करके खबर को विस्तार देता है, तो वो फोन इन प्रोग्राम जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट हमारा अगला जो चरण है वो है एंकर विजुअल। अब देखो विजुअल का मतलब शब्द से स्पष्ट है, दृश्य। घटना के दृश्य विजुअल प्राप्त होने पर उनके आधार पर लिखी गई खबर पढ़ना, इसमें कुछ दृश्य दिखाई भी जाते हैं। तो एंकर जो होता है वो दृश्य दिखा करके खबर को बताता है, सुनाता है। इसके बाद है एंकर बाइट। अब बाइट का मतलब होता है बच्चों कथन, है ना। बाइट का मतलब होता है कथन। यदि किसी खबर को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए जो प्रत्यक्षदर्शी या जो संबंधित जिसके साथ कोई घटना हुई है उन संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया जाता है तो वो एंकर बाइट कहलाता है। फिर होता है लाइव। तो लाइव तो आप सभी समझते हैं, किसी भी घटनाक्रम का सीधा प्रसारण जो है वो लाइव कहलाता है। इसके बाद होता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज में देखो किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, पैकेज का मतलब पूरा एक साथ खबर प्रसारित करना। उसके बाद होता है नेट साउंड या प्राकृतिक आवाजें, ऐसी ध्वनियां जो दृश्य शूट करते समय अपने आप चली आती हैं। मतलब जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वहां पे कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें उसमें शामिल हो गई तो वो जो है वो नेट साउंड कहलाती है, या फिर उसे हम प्राकृतिक आवाज भी कह सकते हैं। अगला हमारा है बच्चों रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली में। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, आइए इसे भी जल्दी देख लेते हैं। भाषा ऐसी हो कि सभी को आसानी से समझ में आ सके और उसमें वाक्य छोटे और सीधे होने चाहिए। निम्नलिखित, उपर्युक्त, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग वर्जित है, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करने के लिए अनावश्यक विशेषणों, सामासिक शब्दों आदि से बचना चाहिए और मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हो सकता है, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। तो ये जो समाचार लेखन होते हैं रेडियो और टेलीविजन पर, उसके लिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब हमारा अंतिम जो बच्चों माध्यम है वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक इंटरनेट जो है बच्चों ये एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है आधुनिक संचार माध्यमों में और तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो इसे हम देखेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता एक ही प्रकार की पत्रकारिता के कई नाम है, तो इतने अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर मान लो इसमें से कोई भी प्रश्न आता है वेब पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो उसे भी इंटरनेट पत्रकारिता कोई वेब पत्रकारिता कहते हैं, इसी को साइबर पत्रकारिता कहते हैं, इसी को नेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट एक औजार अर्थात टूल है जिसे सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सूचना भेजने के लिए हम इंटरनेट, जैसे भी एक क्लास यहाँ से मेरे से आप तक पहुँच रही है तो इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया है। तो इंटरनेट जो है वो एक टूल होता है जिसके माध्यम से ये सारी सुविधाओं का उपभोग हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। देखो, इंटरनेट पर किसी भी रूप में खबरों का प्रकाशन या प्रसारण ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इसी इंटरनेट पत्रकारिता को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा भी। मतलब इंटरनेट के माध्यम से खबरों का प्रसारण, लोगों तक सूचना पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, आज वैश्विक स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। अगर ये पूछा भी जा सकता है कि अभी वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, जैसे जनरेशन होती है ना अलग अलग, वैसे तो अभी तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर कब से कब तक था? 1982 से 1992, 10 वर्षों का समय जो था वो इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था। दूसरा था 1993 से 2001, और तीसरा दौर जो है वो 2002 से लेकर के अभी तक का जो दौर है वो इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। ध्यान रखना ये सारी चीजें आपको। नेक्स्ट है, सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से 2002 के बीच में हुई, मतलब जो दूसरा दौर था तब इसकी मानी जाती है। इस दौर में नई वेब भाषा HTML, है ना, आपने देखा होगा HTML, हाइपरटेक्स्ट मॉडअप लैंग्वेज आई, ये ऐसी भाषा आई थी। ईमेल आया था, और उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर आए थे। अभी जैसे हम क्रोम यूज करते हैं, अभी जैसे हम मोजिला है, फायरफॉक्स है, और इस प्रकार के जो सर्च ऑप्शन है, सर्च इंजन जो हमारे पास है, तो सबसे पहले एक आया था जो वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। अभी इसकी जगह पर वो जो एक टूल आया नया, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट आपको कभी बता दूंगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अब वो चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC आदि ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण जो है वो निकाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अब ये तो हो गया बच्चों। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की अगर हम बात करें, तो भारत के लिए इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। अभी जैसे अगर वर्ल्ड लेवल पर हम विश्व स्तर पर बात करें तो 2003 से तीसरा दौर शुरू हुआ है, जबकि भारत में दूसरा दौर शुरू हुआ है। जबकि पहला दौर भारत में 1993 में शुरू हुआ था, जब विश्व में दूसरा दौर शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ हम एक पीढ़ी पीछे चल रहे हैं। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, IBN, जी न्यूज आदि बेहतर साइट्स हैं। ये सभी ऑनलाइन समाचार प्रसारित करते हैं। हम इनके समाचारों को इस माध्यम से हम समाचारों को पढ़ सकते हैं, इनके चैनल पे जाकर के, इनकी साइट पर जाकर के। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, छोटी छोटी चीजें बच्चों, आप सारी चीजों को ध्यान में रखोगे। हिंदी नेट संसार की अगर बात करें बच्चों, तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। प्रश्न यहां से बनता है, इसलिए याद रखना है। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर के केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। हिंदी वेब जगत में कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है, जैसे अनुभूति, अभिव्यक्ति, सराय। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी के फॉन्ट का न होना। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हिंदी में, जैसे इंग्लिश में तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन पत्रकारिता हो रही है, पर हिंदी में ऐसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसकी फॉन्ट जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुई है। अभी भी हिंदी का एक ही बोर्ड उपलब्ध नहीं है, और अब वेब दुनिया और माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिकोड फॉन्ट जो है वो बनाए हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्या है हिंदी के लिए, और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया टॉपिक, और अब रहे हैं प्रश्न। तो प्रश्न हम इसकी नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो अपनी क्लास है बच्चों रेगुलर चल रही है। जैसे हिंदी की जो कंपलसरी की क्लास है, हिंदी अनिवार्य की जो अपनी क्लास है, टाइम इसका 5 बजे है। अभी छुट्टियां हैं, 1-2 दिन में बिल्कुल ये फिक्स टाइम पे चलेगी। हिंदी साहित्य का जो हमारा टाइम है वो है बच्चों सुबह का 6 बजे का। इंग्लिश का जो टाइम है वो है बच्चों शाम को 7 बजे का। आज इंग्लिश की क्लास आपको दिन में मिली थी, तो शाम को ये क्लास ना मिल करके कोई और क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी लाइव क्लास भी शाम को 8 बजे आती है, और अभी 1-2 दिन में हम शुरू कर देंगे बंदे फिलहाल। तो इस प्रकार की सारी अपनी ये क्लासें रेगुलर चलती रहेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।